गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग मधुर, शाबाश, गुड इवनिंग। ओके, चलो बच्चे एंटर होने शुरू हो गए। एक विंडो सीट पे बैठे हैं। कैसे हैं आप सब बच्चे? अजय, अयान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। एंड दिस ईशिता, गुड इवनिंग। चलो भाई, सबको बहुत अच्छी सी राम राम, अच्छी सी गुड इवनिंग। हाँ, ऋषभ बिल्कुल ठीक है। चलो, दिस इज ग्रेट बेटा। आज के जमाने में ये है ना कि कम से कम एक दूसरे के हालचाल जरूर पूछते रहो। नमस्ते नमन, हाउ आर यू नमन, है ना? क्योंकि बस यही है कि एक दूसरे के हालचाल पूछते रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग आदि, गुड इवनिंग के। अच्छा, लास्ट में जो हमने पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। उदी, गुड इवनिंग बेटा। शिवम नमस्ते। एंड नमन क्या बढ़िया है। अरे शाबाश, ऐसे बढ़िया रहो। कोई पूछे ना हाउ आर यू, आई एम स्मार्ट। कशिश, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। कई बार बच्चे ना भावनाओं में बह जाते हैं, उनसे पूछे हाउ आर यू, कहेंगे सर आई एम ओवर स्मार्ट। राम 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 अंशुल बेटा। सरो साहब को अच्छी ही राम राम। हाँ, चले आगे। पूरब, गुड इवनिंग। एंड प्रांजल, गुड इवनिंग बेटा। रचित नमस्ते बच्चे, नमस्ते। एंड अब जल्दी से आगे बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पे, ताकि आज की पढ़ाई शुरू करें। अब जो बच्चा लेट आएगा उसको विंडो सीट पे बिठाना पड़ेगा। हाँ, भवित, गुड इवनिंग। मंजीत, राम राम बेटा, राम राम, अच्छे वाली राम राम। अच्छा चलो देखो, अभी एक बार मैं पहले आपको क्या बताया था, जरा वो आपको मैं रिमाइंड करवा दूं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम यही बताया था कि फेराडेज लॉ क्या होता है। क्योंकि देखो, इन क्लासेस में, हार्दिक नमस्ते बेटा, सिलेबस भी पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस सारा कंटेंट वो भी आपको पूरा रखना है। जिन बच्चों के पास नोट्स हो, वो टॉपिक के साथ में नोट्स को लेके जरूर बैठा करें, ताकि साथ के साथ चीजें उसमें मार्क्स होती जाएं। और जो भी टॉपिक कराता हूँ, उनकी एक्सरसाइज को नोट्स में से साथ के साथ जरूर करते जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। चलो, मैं अभी एक ना टॉपिक की शुरुआत में, आज के टॉपिक से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और थोड़ा काफी एग्जाम्स में आए हुआ क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से मैं आपको पिछली चीज याद दिला दूं कि हमने पिछली चीज में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फेराडेज फर्स्ट लॉ। आवाज आ रही है ना बच्चों? सभी को आवाज आ रही है? मुझे एक आध बच्चा जरूर बताए, ताकि मैं उसी हिसाब से बात करूं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स का जब ज्यादा वजन होता है ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा, गॉट इट, आई गॉट द रिस्पॉन्स। नाउ, फेराडेज लॉ हमने आपको बताया था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आज बताएंगे। और फर्स्ट लॉ के अंदर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये लॉज दिए गए। तो फेराडेज लॉ किस लिए दिए गए? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। सपोज आपके पास ये सेल है, और सेल में है कैटायन एनायन, एक तरफ कैथोड है एक तरफ एनोड है। कैटायन यहाँ जाएगा और कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, बहुत सिंपल सी बात। क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे, उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। वो कहावत होती है हिंदी में, जितनी जितना मीठा डालोगे उतना ही स्वाद आएगा। उसी तरह से जितनी इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फेराडे के फर्स्ट लॉ में कहा गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया। अब जल्दी से मुझे बता दो बेटा, इस z का नाम क्या था? शॉर्ट में बता दो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, z। बिल्कुल ठीक इशिता। इस z का नाम क्या था? ये हमें पता होना चाहिए। इशिता, अंशुल, आंचल, बिल्कुल सही।
दिस इज कॉल्ड एज, हाँ कौशल का भी सही जवाब है। आदि बिल्कुल सही बता रहा है। ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। भुवी, अंशुल, खुशी एंड मंजीत और साक्षी बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता था। ठीक बात है, चलो यहां तक ये हो गया। फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल में दो तरह के फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला बताया था, अगर आपको वेट दिया गया है, और दूसरे मैंने फार्मूले बताए थे अगर आपको मोल्स दिया गया है। क्योंकि आज का जो न्यूमेरिकल है वो मैंने कहा कि जो मैं पहला न्यूमेरिकल आपसे करवाने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बुक में दूसरे मेथड से सॉल्व होता है, आप हमारे मेथड से यहाँ पर उसको सॉल्व करोगे क्योंकि उससे वो आपके लिए आसान रहेगा। मैंने कहा था वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन इंटू फेराडे, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको हमने कहा था करंट इन एम्पियर टाइम इन सेकेंड, यानी I इंटू टी डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ। दो फार्मूले तो हमने ये बताए थे। हमने कहा था अगर वेट गिवन है तो इनमें से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करो। अगर आपको करंट इन एम्पियर दिया है यानी I, तो ये दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा, और टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। और फिर मैंने आपको थर्ड फार्मूला बताया था, अगर आपको मोल दिया गया है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपको करंट इन एम्पियर दिया गया है I इंटू टी एन इंटू एफ। ये मैंने चार फार्मूले आपको बताए थे। देखो चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर पिछली चीजें दिमाग से निकलती गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैं फ्राइडे के मैंने आपको ये फार्मूले यहाँ पर रिपीट करवाए हैं। फ्राइडे के ये फार्मूले मैंने आपको बताए। होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस आपके जरूर हो जाने चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके व्हाट्सएप पे मेरे पास सेंड कर देंगे, ताकि हम उन क्वेश्चंस के आंसर सही है नहीं है उसको एक बार चेक कर दें। अब पिछले लेक्चर के बेसिस पे इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन है फाइंड आउट चार्ज इन कूलम्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा बच्चा बिल्कुल करेक्ट जवाब देगा। ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ n-3, ये आपको जवाब देना है। 1 ग्राम आयन ऑफ n-3। कम ऑन, जल्दी से इस क्वेश्चन को पकड़ो और इसका जवाब देने की कोशिश करो कि यहां से इसका जवाब क्या आएगा। फाइंड आउट द चार्ज इन कूलम्स। चार्ज इन कूलम्स का मतलब Q बताना है आपको। Q की वैल्यू बतानी है। अब Q की वैल्यू या तो फार्मूला नंबर 1 में है या फार्मूला नंबर 3 में है। नाउ इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी हमें अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज पहली होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, और जो कि रचित शायद कंफ्यूज हो ही गया है। रचित ट्राई अगेन। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ बेटा, एक हिंट देता हूँ। यहाँ 1 ग्राम आयन ऐसे लिखा है, इस 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल भी होता है। 11th में पढ़ते थे ना, नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो ग्राम एटम कह लो या ग्राम आयन कह लो, इसका मतलब मोल होता है। भूवी का जवाब और रचित, अब दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल ठीक आया। वेरी गुड, दिस राइट आंसर। ये न्यूमेरिकल एग्जाम का फेवरेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर, हाँ रचित को बैठे बेटा, यहाँ पर हमें यही कंफ्यूजन रहता है कि वैल्यू क्या लें। तो 1 ग्राम मोल को आपने अच्छे से समझ लेना है कि ये अगर आपको दिया गया है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 1 मोल आपको दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सही ढंग से सॉल्व होना चाहिए। और का जवाब आ रहा है मनस्वी का, प्रांजल का, ठीक है ठीक है, खुशी, शुभम, नाइस, और उदी, आंचल। कोशिश करो। चार्ज इन कूलम्स कहा है तो ये जो फेराडे वाले बच्चे हैं ये कूलम्स में जवाब देंगे। आंचल ने फेराडे में दिया। क्वेश्चन में जब कूलम्स कहा है, मनस्वी का जवाब ठीक, सुजल ठीक, मधुर ठीक,
बिल्कुल ठीक ऋषभ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। इशिता, ठीक है, माइनस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, उसको हम इग्नोर करते हैं। और कौशल ठीक है, बिल्कुल ठीक, और कशिश का जवाब भी ठीक है। अंश, दिस इज नहीं बेटा, अंश नहीं, ये जवाब नहीं है बेटा। आंचल ठीक है, और आदि करेक्ट जवाब। अंशुल भारद्वाज बिल्कुल सही। पूरब बिल्कुल ठीक है जवाब, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये फेराडे लॉ का फेमस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मोल दिए गए हैं 1, और n-3 पे चार्ज -3 है, तो n फैक्टर की वैल्यू भी आप 3 मान लेंगे, n फैक्टर की वैल्यू 3 मान लेंगे। बस मोल वाला फार्मूला, यानी फार्मूला नंबर 3, मोल इज इक्वल टू Q अपॉन n इंटू एफ। मोल दिए गए हैं आपको 1, Q आपको निकालना है, n की वैल्यू 3, तो Q इज इक्वल टू 3 फैराडे। निकालना आसान होता है, लेकिन क्योंकि हमें कूलम्स में कहा है, तो फैराडे की वैल्यू 96500, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो जवाब आया है 289500 कूलम्स, ये आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ध्यान रखना कि होमवर्क के दिए हुए क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन फैराडे के फर्स्ट लॉ में आपने एग्जाम्स के लिए तैयार करने ही करने हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। चलो आज चलो नेक्स्ट लॉ पे, फैराडेज सेकंड लॉ। लास्ट टाइम पे मैंने जो न्यूमेरिकल दिए थे, उनमें से एक न्यूमेरिकल फैराडेज सेकंड लॉ पे था। मैं आपको याद दिला दूं, ये न्यूमेरिकल थे, देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ के बेसिस पे एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। हर बच्चे ने इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर लेना है, जहां डाउट हो विदाउट एनी कंफ्यूजन मुझसे पूछ लेना है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, इस क्लास के बाद पूछ लेना, कभी भी आप मुझसे पूछ लेना। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था 3.16, और ये क्वेश्चन है जो हमारे फैराडेज सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं आपको सिखा रहा हूँ फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ को सीखना, और इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसे हम सॉल्व करेंगे। देखो फैराडेज सेकंड लॉ आखिर क्या कहता है और किस तरह से कहता है, तो जरा इसको समझो। अब पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फिर इसके बारे में आपको समझाता हूं। आप स्टेटमेंट लिखो मेरे साथ साथ। इफ सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if similar amount of electricity is passed through is passed through different electrolytes, then amount or mass deposited depends upon equivalent mass। ये यहां पर कहा गया, इसका मीनिंग बताता हूं, इस पे क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे आखिर यहां पर क्या कहा गया और कैसे कहा गया। पहले डेफिनेशन लिख लो। हमारे इस लॉ में ये कहा गया, सपोज आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे सपोज मैं ये कहता हूं मेरे पास कैथोड है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट में आयन ए है, और मेरे पास एक और कंटेनर है, यहां भी कैथोड है, यहां मेरे पास कैटायन सी है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो यहां पर हमारा ये लॉ ये कहता है कि किसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, या दोनों का अमाउंट सेम डिपॉजिट होगा। जब आप इन दोनों में सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सिमिलर करंट दे रहे हैं, सिमिलर टाइम के लिए दे रहे हैं, तो क्या ए का भी उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा जितना सी का, या ए का अमाउंट ज्यादा होगा या सी का अमाउंट ज्यादा होगा। तो हमारा लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, यानी जिसका
इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उसी का अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा। हमारे इस लॉ के अंदर ये कहा गया कि जिसका इक्विवेलेंट अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट मास को आप एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर भी कह सकते हो। तो हमारा एक और फार्मूला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। ये हमारे इस लॉ में कहा गया। बहुत आराम से, बहुत शांति से इसको समझो, ताकि आज जो मैं लास्ट में मल्टीपल चॉइस जो प्रीवियस ईयर के कराए हैं, अगर मैं उनको कराऊंगा तो आपके पास जवाब सही आना चाहिए। तो अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस कनेक्टेड हैं, सीरीज में हो, कैसे भी हो, बस सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट पास होना चाहिए, तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उसका ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। और इक्विवेलेंट मास की जगह लिख सकता हूं एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, ये आप यहां पर मेंशन करें। अब देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे। आपके पास दो सब्सटेंस हैं ए और सी, तो आप फार्मूला ऐसे बनाओगे, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सी। देखो ऊपर वाले प्रोसीजर के बेसिस पे मेरा ये फार्मूला यहाँ पर डेवलप होता है। मैंने कहा अमाउंट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। अगर मुझे दो का कंपेयर करना है, जैसे ए और सी मैंने ऊपर दिया, तो मैं क्या कहूंगा, वेट ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, वेट ऑफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। और इस तरह से मेरा फार्मूला यहाँ पर डेवलप हो गया, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सी। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इक्विवेलेंट मास की जगह मैं एटॉमिक मास और एन फैक्टर भी लिख सकता हूं। तो आप लिखना मेरे साथ, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए की बजाय आप क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ ए। और वेट ऑफ सी के साथ क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सी और एन फैक्टर ऑफ सी। ये हमारे पास फार्मूला डेवलप होगा। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने इन फार्मूलों पे ध्यान देना। फैराडे सेकंड लॉ, वेट ऑफ वन, वेट ऑफ सेकंड, इक्विवेलेंट मास ऑफ वन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड। और इक्विवेलेंट मास की जगह हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास एंड एन फैक्टर, एटॉमिक मास एंड एन फैक्टर। और इस तरह से ये हमारे पास सब्सटेंस यहाँ पर आ गया, ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब जरा देखना, दोबारा से देखो, स्क्रीन स्ट्रक होगी, एक बार दोबारा से बताओ। अच्छा ठीक है, देख लो बेटा, ध्यान से देख लो, दो सब्सटेंस है ए और सी। अच्छा दोबारा से देखो, दो सब्सटेंस है ए और सी, और हमारा लॉ कहता है वेट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास की जगह एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं। अगर हमें ए और सी का अमाउंट कंपेयर करना है तो हम कहेंगे वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ सी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सी। और इक्विवेलेंट मास ऑफ ए की जगह लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन एन फैक्टर ऑफ ए, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सी की जगह एटॉमिक मास ऑफ सी एंड एन फैक्टर ऑफ सी। इस तरह से इनको कंपेयर किया जा सकता है। अब देखो, सपोज क्वेश्चन आया कि इन एन experiment, in an experiment amount of A deposited, या मैं आपको एक रियल टाइम क्वेश्चन देता हूं, ये ए और सी वाला क्वेश्चन ना देके एक रियल टाइम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का है वो मैं देता हूं, मेरे साथ साथ नोट करना। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, लाइट की एक बार बेटा लाइट भी थोड़ा सा देखना, आवाज आएगी, स्क्रीन अभी थोड़ी देर में आएगी। इज पास्ड थ्रू टू cells having copper +2 and silver +1, खोल दो, copper +2 and silver +1 for same time।
आवाज आ रही है बच्चों? बताना जरा, क्योंकि लाइट चली गई है और लाइट चली गई है तो ये कनेक्ट होने में टाइम लेगा। तो एक बार जल्दी से हम देख लें कि आवाज आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। बड़ी स्टेटमेंट होती है, इसको लिखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर सेम टाइम 4 ग्राम ऑफ ए कॉपर deposited find out amount of silver deposited, atomic mass of copper 63.5 and atomic mass of silver 108। देखो इस स्टेटमेंट को आप नोट भी कर लो और इसको समझना। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में से आना है, ऐसा एनसीईआरटी का मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो अभी करवाएंगे। पहले ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इसके विद रिस्पेक्ट इसको चेक करें, एक बार जल्दी से चेक करो। ये जब तक देखूं ये कहां से साउंड जा रही है। चलो कोई, इसको फटाफट जल्दी से इसको चेक करो। अब सॉल्व कैसे करना है ये मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। आपके पास दो चीजें हैं, कॉपर और सिल्वर। आपसे कहा गया सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया और सेम टाइम के लिए पास किया गया। सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड फॉर सिमिलर टाइम। अंश का जवाब बिल्कुल ठीक है। 4 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, आपको सिल्वर का अमाउंट बताना है कितना डिपॉजिट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 4 ग्राम कॉपर और सिल्वर बताना है। मधुर का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फार्मूला देखो क्या बनेगा, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। दो चीजें हैं, कंपैरिजन ऐसे होगा, आप चाहो वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, ऐसे भी लिख सकते हो, या वेट ऑफ सिल्वर वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ये हमने यहां पर मेंशन किया, इसको लिखा। अब देखो इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक मास। तो वेट ऑफ सिल्वर वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर की जगह एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर n फैक्टर ऑफ सिल्वर, n फैक्टर ऑफ सिल्वर, और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर की जगह एटॉमिक मास ऑफ कॉपर एंड n फैक्टर ऑफ कॉपर, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। सुचिता का जवाब भी ठीक है, अंशुल भारद्वाज का भी ठीक है, मंजीत का भी ठीक है, कौशल का भी ठीक है। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, वेट ऑफ सिल्वर निकालना है और वेट ऑफ कॉपर स्टेटमेंट में दिया गया है 4 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर 4 ग्राम। आगे देखो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ये मेंशन है 108, एन फैक्टर यानी चार्ज, और सिल्वर पे चार्ज गिवन है आपको +1, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर और ये गिवन है 63.5, और एन फैक्टर ऑफ कॉपर यानी कॉपर का चार्ज, और ये कितना है 2। बस यहां से आपने इसको सॉल्व करना है। 108 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4 63.5, और ये सॉल्व करके आप बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक आया 13.6 ग्राम। अंशुल का जवाब भी ठीक, कौशल का भी ठीक। नमन एक बार जवाब चेक कर लो बेटा, जवाब आना चाहिए 13.6 ग्राम, ये आंसर यहां पर आपका आना चाहिए। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 13.6 ग्राम, ऐसे बनेगा। तो आपने इस सेकेंड लॉ के बेसिस पे अपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपका जो आंसर रहे वो इस तरह से परफेक्ट बने, परफेक्ट आंसर रहे। ठीक है, अब जरा मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे क्या रहता है। ये फैराडेज का देखो सेकेंड लॉ, स्टेटमेंट दोबारा से देख लो, अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास,
और इक्विवेलेंट मास की जगह हम एटॉमिक मास लिख सकते हैं, एन फैक्टर की जगह चार्ज लिख सकते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा। अब आपने जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है वो ये है, सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कैलकुलेटर की हेल्प ले लो और इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बता दो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पर देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर क्या रहता है, क्या बनता है, फटाफट इसे देखते हैं। ओके प्रांजल, लेट मी सी, क्योंकि ये लाइट जा रही है ना बेटा, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक आता है। आप जब तक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, आई विल ट्राई। उसी फार्मूले से ट्राई करो जैसे कि अभी आपको बताया गया है, और देखो क्या आंसर बनता है आपका। क्योंकि फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आएंगे, और जब दोनों में न्यूमेरिकल पूछा जाना है, थोड़ा समय लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लो, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर कंपाउंड जरूर दिया गया है, आप सिर्फ मेटल पे ध्यान दो, यानी सिल्वर एंड कॉपर। मनस्वी ने पहला जवाब दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है मनस्वी, शाबाश। आप सभी बच्चे इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे कि मैंने बताया। व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिट। आपको वैसे तो दो चीजें बतानी हैं, बट अभी आप बेशक से मुझे टाइम मत बताओ, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। कौशल सही जवाब, शुभम करेक्ट, रचित करेक्ट, हार्दिक नहीं बेटा ये जवाब सही नहीं है, अंशुल सरोहा सही जवाब, पूरब का जवाब सही, आंचल नो दिस इज नॉट द राइट वन, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हो जाते हैं तो ये वैल्यूज में थोड़ा सा फ्रैक्शन डाल देते हैं। उदी का जवाब ठीक है, अंश का जवाब ठीक है, परमजीत चेक अगेन, दिस इज नॉट द राइट वन, थोड़ी सी एरर है। मधुर बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, सही जवाब है। और बच्चे जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे, फार्मूले की यूज टू नहीं होगे, नहीं सीख पाओगे। फार्मूले की यूज टू होना है। सुचिता बिल्कुल ठीक है बेटा, मीन्स पहला शब्द पहला ठीक है, आगे थोड़ी सी गड़बड़ है। अंश चलो टाइम आपने निकाल, दिस इज गुड। अब मुझे वेट ऑफ कॉपर चाहिए। हार्दिक नो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये सही जवाब नहीं है। हार्दिक थर्ड अटेम्प्ट। बेटा देखो अगर फार्मूला सही लिखोगे तो जवाब सही आएगा। रितिका नहीं बेटा, अगेन ट्राई करो। नमन अगेन ट्राई करो। अंशुल भारद्वाज पॉइंट में गलती है। मंजीत पॉइंट में एरर है, डेसिमल की गलती है। कैलकुलेशंस आदि सही जवाब है। देखो बच्चों के जवाब सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं, सवाल एक ही है, लेकिन हम जल्दबाजी में कई बार एरर कर जाते हैं। उसी एरर को थोड़ा ठीक है। उदी ठीक है, टाइम ठीक है। मैंने खैर अभी टाइम नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अमाउंट पूछा, बट आपका ये टाइम का जवाब करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल वैसे ही फार्मूला बनाओ जैसे वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, और फिर एन फैक्टर ऑफ सिल्वर, एन फैक्टर यानी चार्ज, और दूसरा क्या बनेगा, एटॉमिक मास ऑफ, गर्भ का जवाब ठीक है, भवित मिस्टेक है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर और एन फैक्टर ऑफ कॉपर। ये फार्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं। कौशल टाइम ठीक बताया, और यहाँ पर परमजीत का जवाब बिल्कुल सही है, करेक्ट है। पहले देखो फार्मूला लिखा था, जिस भी बच्चे का न्यूमेरिकल गलत होता है या तो वो फार्मूला सिलेक्ट गलत करता है या कैलकुलेशन की एरर है। अंशुल भारद्वाज सही जवाब है, शुभम सही जवाब है। अब अगर मुझे वेट निकालना है
तो वेट ऑफ सिल्वर आपसे कहा गया 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी वेट ऑफ सिल्वर 1.078, वेट ऑफ कॉपर निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आपको 107.8 दिया गया है। एन फैक्टर सिल्वर का 1, एन फैक्टर कॉपर का 2, एटॉमिक मास 63.5। अब देखो ये वैल्यूज हैं, इशिता ये वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप खुद समझ सकते हो क्या बनेगा आपके पास। 1.078 इंटू 63.5, 107.8 इंटू 2, वेट ऑफ कॉपर पॉइंट है, ये पॉइंट हटाओगे 1000 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे 10 आएगा। 1000 था, 10 कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, तो ये सॉल्व करके जो जवाब आएगा 0.3175 ग्राम, ये आपके पास जवाब आएगा। इसी तरह देखो जरा ध्यान से कैलकुलेशन, मंजीत आप भी जरा कैलकुलेशन देखो, आपका जवाब 0.3175 ग्राम, ये जवाब इन कैलकुलेशन से आएगा। पॉइंट्स के एरर हो जाते हैं, उन पॉइंट के एरर को जरा ठीक करने की कोशिश करो और करेक्ट आंसर बताने की मुझे कोशिश करो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखना होगा कि एक सिंपल सा फार्मूला है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, उनकी जगह एटॉमिक मास की वैल्यू पुट कर दी और आपका जवाब बिल्कुल सही आता है। ऐसे ही आपको करना है। तो फैराडे लॉ में ये न्यूमेरिकल सफिशिएंट रहेगा। अब एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आंसर मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन में खास बात यह है 3 इलेक्ट्रोलाइट गिवन है। अभी तक हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में 3 है। आंसर आपको यहां पर गिवन है, क्वेश्चन सामने है। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना और फिर मुझे बताना है जवाब आता है या नहीं। अगर ये मेथड फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आपका जवाब आएगा। दैट इज गुड रचित, आपने जवाब बताया, ये बेटर है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, गिव द नेक्स्ट हेडिंग। हमारी अगली हेडिंग है ट्रांसपोर्ट नंबर। गिव द हेडिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। अभी तक देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया। हमने इस चैप्टर में कंडक्टिविटी को सीखा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में हमने सीखा। आंचल टाइम इसमें यहाँ आंसर में नहीं दिया गया, आप एक बार सॉल्व कर लेना, फिर मैं उसको देख लूंगा कि टाइम क्या आता है, क्योंकि वेट हमें यहाँ पर मेन निकालना है। तो कंडक्टिविटीज को आपने सीखा, फिर आपने फैराडेज लॉ को सीखा कि फैराडे लॉ में अमाउंट कैसे बताया जाता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस हो तो कैसे अमाउंट बताया जाता है, हमने इस चीज को सीखा। अब जल्दी से सीख लो ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर में फॉर्मूला लिखना होता है और ये मैं आपको सिखाता हूं कि आप किस तरह से यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। पहले आप सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिख लो कि इट इज द एक्सटेंट ऑफ करंट। एक्सटेंट कह सकते हो, फ्रैक्शन कह सकते हो, एक्सटेंट ऑफ करंट कैरिड बाय आयन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में कोई आयन कितना करंट कैरी करता है। एक्सटेंट ऑफ करंट कैरिड बाय आयन और फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय आयन, इसे ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर को टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास 2 आयन हैं ए एंड बी, सपोज आपके पास 2 आयन हैं ए एंड बी, तो मैं ये इस बात को ऐसे कहूंगा कि लेट 2 आयन, 2 आयन हैं, एक ए पॉजिटिव और एक बी नेगेटिव। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए पॉजिटिव होगा करंट कैरिड बाय ए पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ध्यान रखो बिल्कुल वैसे ही जैसे मोल फ्रैक्शन लिखते थे, जैसे मोल फ्रैक्शन। स्क्रीन स्टक हो गई, ओके।
मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है बेटा, इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अच्छा ये बताओ, अब स्क्रीन आई है, अब आइए ना, हाँ अब आ जाएगा, देखो अब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पर मैं दोबारा से बताता हूँ, स्क्रीन अगर स्ट्रक हो गई थी तो दोबारा से ठीक हो। कभी कभी ये नेट जो है ना इतनी प्रॉब्लम बना देता है कि चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। अब जरा ध्यान से, शांति से, ट्रांसपोर्ट नंबर का मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय आयन। कोई आयन कितना करंट कैरी करता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट। ट्रांसपोर्ट नंबर को टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला करंट कैरिड बाय आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड बाय आयंस। करंट कैरिड बाय पर्टिकुलर आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड बाय आयन। जैसे मोल फ्रैक्शन नहीं होता था कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, उसी तरह से करंट कैरिड बाय आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। फॉर एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है AB जो टूटता है A पॉजिटिव B नेगेटिव, यानी यहां पर कुछ करंट A आयन और कुछ करंट B एनायन। तो हम इसका ट्रांसपोर्ट नंबर का फार्मूला कैसे लिखेंगे? नाउ आई कैन से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ A पॉजिटिव। अगर आपको A पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, सो वी कैन से करंट कैरिड बाय A पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल करंट, यानी करंट कैरिड बाय A पॉजिटिव एंड करंट कैरिड बाय B नेगेटिव। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोल फ्रैक्शन होता था, ऐसे ये देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ B नेगेटिव अगर हमें निकालना है तो हम क्या कहेंगे, करंट कैरिड बाय B नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल करंट, और इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ B का फार्मूला भी यहां पर लिख लेंगे। अच्छा ध्यान रखो, इसमें ना कोई न्यूमेरिकल अब आजकल आपके एग्जाम में नहीं आता, एक्सप्रेशन लिखना आता है, और उसी एक्सप्रेशन में बच्चों से गलती होती है। अभी दिखाता हूं मैं आपको कि कहां गलती होती है, कैसे उसको अवॉइड करना है। पहले इस बात को समझ लेना कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय वन आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। और जैसे मोल फ्रैक्शन में होता था ना कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन, ऐसे ही सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर विल बी इक्वल टू वन, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ A पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ B नेगेटिव इज इक्वल टू वन। अगर हम A का ट्रांसपोर्ट नंबर जानते हैं तो B का ट्रांसपोर्ट नंबर हम निकाल सकते हैं वन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ A। सेम मोल फ्रैक्शन की तरह ही आपने इसको समझना है और मोल फ्रैक्शन की तरह बताना है। तो मंजीत और आंचल बिल्कुल सही जवाब थे आपके, ठीक है ना। अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, अब मेरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके बताना है, बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से बताना ना। क्वेश्चन है फॉर NaCl aqueous find out formula of transport number of sodium ion and chloride ion। अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, चाहे तो व्हाट्सएप पे सॉल्व करके इमेज सेंड कर दो या यहां पर सॉल्व कर दो। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कौन सा बच्चा उस बात को पकड़ सकता है जिससे ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ऊपर मैंने एग्जांपल AB का लिया, लेकिन यहां एग्जांपल NaCl aqueous। करंट कैरिड बाय आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड बाय आयन, ये ध्यान रखना। आपने मुझे फार्मूला बताना है। आंचल ये जवाब गलत हो जाएगा, आप सिर्फ मुझे फार्मूला बताना बेटा, फार्मूला क्या रहेगा। देखो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ झोल झाल रहा हो, तभी मैंने क्वेश्चन यहां थोड़ा घुमा फिरा के दिया हो। मधुर रिकंसिडर करो बेटा, इस आंसर को रिकंसिडर। मैंने कहा कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सॉल्व करके भेजते हो तो मैं उस बात को और अच्छे से बेटर वे में चेक कर पाऊंगा। आप जल्दी से ध्यान से करो, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू
करंट कैरिड बाय सोडियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड बाय आयन। जितने भी आयन वहां प्रेजेंट होंगे उन सबको आपने कंसीडर करना है। कौशल का जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब है, कौशल का बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड बेटा। उसके बाद अंशुल का जवाब, अंशुल नहीं, इसमें करेक्शन है। और इशिता नो, इसमें भी करेक्शन है। हार्दिक नहीं बेटा, ये जवाब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आयन, ध्यान से, अब जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना, मैं एक बार याद दिला दूं कि ये NaCl लिक्विड नहीं है, ये NaCl एक्वस है। इस बात को ध्यान रखना, ये NaCl एक्वस है। और NaCl एक्वस का मतलब देखो वहां पर क्या क्या होगा। इसका मतलब NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। तो टोटल आयन कौन कौन होंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इस बात को समझो, NaCl एक्वस है, तो एक्वस का मतलब वहां पर पानी भी है, पानी का मतलब वहां पर H आयन भी है, वहां OH आयन भी है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन यहां पर हो गए Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब मैंने आपसे फार्मूला पूछा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन। तो अब आप क्या कहोगे? करंट कैरिड बाय सोडियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल आयन। अब टोटल आयन में आपके पास कौन कौन हो गए, अब आप समझ सकते हो। यस नमन, बिल्कुल ठीक जवाब आया आपका। दिस इज करंट कैरिड बाय क्लोराइड, करंट कैरिड बाय H पॉजिटिव, करंट कैरिड बाय OH नेगेटिव। 0.4, जैसे आंचल ने जवाब बताया 0.25, ठीक है, उसको मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि फार्मूला पूछा है तो करंट कैरिड बाय सोडियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल आयन। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, करंट कैरिड बाय क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय टोटल आयन। जितने भी आयन वहां पे दिए गए हैं आपको उन सबको ऐड करना है और उसके बाद ही आपका ट्रांसपोर्ट नंबर आएगा। आपके ट्रांसपोर्ट नंबर का जवाब वहां पर आपको मालूम पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि ट्रांसपोर्ट नंबर किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये बड़े आराम से आपको बताना। एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा, और देखते हैं आप बच्चे क्या जवाब देते हैं, बड़े ध्यान से करना। फाइंड आउट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ potassium ion in a mixture of KCl liquid and NaCl aqueous। अब ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट ट्रांसपोर्ट नंबर। अब यहां पर आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ फार्मूला लिखना है कि पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट नंबर बताना है और आपको मिक्सचर दिया गया है। अब आपने टोटल नंबर ऑफ आयन देख लेने कौन कौन से हैं। अब बस पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट नंबर का फार्मूला यहां पर लिख देना है, चाहे चैट में बता दो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे बता दो, जवाब बनेगा। मधुर, ठीक बात है, चलो बिल्कुल ठीक है, सही मान के, करेक्ट, दिस इज वन, करेक्ट वन। और क्या बच्चा, क्योंकि करंट कैरिड बाय आयन देखना है, नंबर ऑफ आयन ही देखने, करंट कैरिड बाय आयन देखना है आपको। और ये जवाब। अब कौशल आपने 2 बार करंट कैरिड बाय Cl नेगेटिव लिख दिया, उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार लिखना आपके लिए बहुत रहेगा, दैट विल बी सफिशिएंट, वो आपका जवाब ठीक आएगा। आंचल अगेन बेटा ऐसे जवाब नहीं देना, गड़बड़ हो जाएगी, ये आंसर गलत हो जाएगा। हार्दिक जवाब सही है, हार्दिक का जवाब सही है। और ये मेरे पास रचित का जवाब ठीक है, भूवी का जवाब यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। और व्हाट्सएप पे सरस्वती का जवाब आया। सरस्वती, यहाँ पर आपने एक दो चीज मिस्टेक कर दी है, उसको जरा दोबारा से देखते हैं। मंजीत ठीक है, मंजीत का सही है। और अंशुल नॉट फुली करेक्ट बेटा। मनस्वी ओके, हाँ ठीक है मनस्वी, जवाब ठीक। नमन करेक्ट, वेरी गुड। और अभिषेक
नहीं बेटा, पूरी तरह से ठीक नहीं है अभिषेक, इसको ठीक करना है। अंशुल सरोहा का जवाब सही है, बिल्कुल ठीक है। आदि का जवाब मेरे पास आया एंड दिस इज करेक्ट, ठीक है। कशिश का जवाब देखें, कशिश थोड़ी सी एरर है, उसको देखते हैं, थोड़ी सी एरर है। और किस बच्चे का जवाब ठीक है। अब देखो, अच्छा चलो, जतिन ने भेजा, जतिन का जवाब देख लें पहले। जतिन थोड़ी सी एरर है, देखो बेटा, उदी करेक्ट आंसर। इस बात को मान जाओ कि आपको सबसे पहले टोटल आयन देखने हैं। अब टोटल आयन कौन कौन से हैं? अभिषेक, आपके जवाब में थोड़ी सी एरर है, अब जरा इसको चेक करना कि वो एरर कहाँ है। आंचल देखो, अभी देखो बेटा, मैं बताता हूँ, आप उसको देखो। देखो मैं आंचल आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसे फ्रैक्शन जवाब मत दो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जवाब मत दो। आप आयन लिख के जवाब दो, क्योंकि मैं यहाँ फार्मूला पूछ रहा हूँ, आप उस तरह से जवाब दो। आपके पास है KCl, यानी K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। KCl लिक्विड है ना, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और एक है NaCl एक्वस, और NaCl एक्वस में कौन कौन होगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये होगा। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पोटेशियम आयन। बहुत ध्यान से देखना, जिन बच्चों की थोड़ी थोड़ी गलती भी हुई है ना, वो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसको और सिंपलेस्ट वे में लिखता हूं। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पोटेशियम आयन देखो क्या होगा, इसका मतलब करंट कैरिड बाय पोटेशियम, करंट कैरिड बाय पोटेशियम डिवाइडेड बाय करंट कैरिड बाय कौन कौन से आयन है? देखो कौन कौन से आयन है, एक तो पोटेशियम आयन है, एक सोडियम आयन है, और क्लोराइड आयन दो जगह है। अब क्लोराइड आयन दो जगह है ना, तो आपको ट्वाइस क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट कैरिड बाय क्लोराइड यानी टोटल करंट कैरिड बाय क्लोराइड आप इस तरह से लिख दोगे, फिर करंट कैरिड बाय हाइड्रोजन आयन एंड करंट कैरिड बाय OH नेगेटिव। इस बात को समझो, करंट कैरिड बाय वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय करंट कैरिड बाय टोटल पार्टिकल। तो अब मैं यहां से अगर फार्मूला बनाता हूं तो क्या बनेगा, I of K पॉजिटिव डिवाइडेड बाय I of K पॉजिटिव, I of सोडियम पॉजिटिव, I of Cl नेगेटिव, I of H पॉजिटिव, I of OH नेगेटिव, ये बनेगा। अंशुल, आपको ये नहीं देखना कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल। अंशुल डेफिनेशन क्या है, करंट कैरिड बाय क्लोराइड। अब फार्मूले में तो चलो आपको दो क्लोराइड दिख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वहां पर दो क्लोराइड होंगे? अगर आप KCl का इतना सा भी सैंपल लेते हो तो उसमें करोड़ों क्लोराइड होंगे, तो आप ये थोड़ी लिखोगे कि भाई करोड़ों क्लोराइड वहां पर। इसीलिए आपको नंबर नहीं लिखना, आपको सिर्फ उस आयन को लिखना है कि करंट कैरिड बाय पोटेशियम, करंट कैरिड बाय सोडियम, करंट कैरिड बाय क्लोराइड, करंट कैरिड बाय हाइड्रोजन, करंट कैरिड बाय OH। अब ऑब्वियस है वहां पर एक हाइड्रोजन नहीं होगा, एक OH नहीं होगा, बहुत से हाइड्रोजन होंगे, बहुत से OH होंगे। कब तक उनकी काउंटिंग करेंगे? तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं, करंट कैरिड बाय वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय करंट कैरिड बाय टोटल पार्टिकल। इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर में आपने इतना करना है। अभी तक मैंने फैराडे का सेकंड लॉ बताया, जिसमें यह कहा गया अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। फिर आपको इक्विवेलेंट मास की जगह बता दिया एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। और दूसरा ये कंसेप्ट हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर का। अब एक और क्वेश्चन जो हमें यहां पर करना है, उससे पहले एक क्वेश्चन लिखो, डिफाइन 1 फैराडे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 1 फैराडे की डेफिनेशन क्या होती है। याद है किसी बच्चे को 1 फैराडे क्या बताया था? क्योंकि इसके ऊपर आपके बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आप सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट 1 फैराडे या डिफाइन 1 फैराडे, ये आपसे यहां पर पूछा गया है कि 1 फैराडे क्या होगा। हाँ, इशिता का जवाब, अंशुल का जवाब बिल्कुल ठीक है। सो वी कैन से
चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल को समझना आसान है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, भवित, शुभम, मधुर, कौशल, अंश, सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है। हार्दिक खत्री, भुवी, इशिता, सभी ने बिल्कुल ठीक बताया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे 1 फेराडे कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, 1 फेराड इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। इस वैल्यू को हम यहां पर अच्छे से जानते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इन पे चार्ज होगा 96500 कूलम्स। आपने इस स्टेटमेंट को याद करना, क्योंकि जो क्वेश्चन अब आप कर लेंगे इस स्टेटमेंट के बाद आपसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन having charge 9650 कूलम्स। 9650 कूलम्स। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो, देखो आपका जवाब क्या बनता है। 9650 कूलम्स अगर चार्ज है तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होंगे, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। देखते हैं आप में से कौन बच्चा सही जवाब दे पाएगा, और जवाब बिल्कुल सही आएगा। अगर ऊपर का क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिया तो जवाब में गलती नहीं होगी, जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। ध्यान से करो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन पे चार्ज 9650 कूलम्स है। ओके, मधुर आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, शुभम बिल्कुल ठीक, ऋषभ सही, आदि का जवाब सही, मंजीत नैन बिल्कुल ठीक, हार्दिक करेक्ट, जतिन करेक्ट, अंशुल करेक्ट, कौशल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। बात वही है ना कि अगर एक बार टॉपिक मालूम पड़ जाए तो जवाब भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौशल बिल्कुल करेक्ट जवाब, नमन सही करेक्ट, और बच्चे जल्दी से लड़कियों की तरफ से जवाब कमा रहे हैं। सुचिता सही है जवाब, उदी कहते ही देखो लड़कियों के जवाब आने शुरू हो गए, दिस इज वेरी गुड। पूरव ठीक जवाब है आपका, और बच्चे बताओ। अंशुल भारद्वाज, अंशुल 10⁻⁻23 तो बेटा कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो जाएगा। मनस्वी नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। रचित नो, खुशी खुराना सही जवाब है, खुशी का जवाब बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, मैंने क्या कहा कि एवोगैड्रो नंबर पे इतना चार्ज है, ऊपर की जो स्टेटमेंट लिखी है ना वही अपने आप में जवाब देगी। भुवी ठीक जवाब है, सुजल सही जवाब है, आंचल गलत जवाब है, रचित चेक इट अगेन। अच्छा रचित ने पूरी उसमें लिख दिया, ओके रचित। किस 22 रचित थोड़ा सा शायद पॉइंट में एरर है बेटा, 1 डेसिमल का फर्क है, 1 डेसिमल का। इशिता, इशिता सॉल्व करके बताना है, ऐसे नहीं जवाब देना, सॉल्व करके, क्योंकि ऐसे गलती हो सकती है, सॉल्व किया हुआ जवाब होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, ऊपर स्टेटमेंट में देखो क्या कहा गया है। स्टेटमेंट में ये कहा गया है 96500 कूलम्स चार्ज इज प्रेजेंट ऑन, इतना चार्ज कितने पार्टिकल पे है, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे। और फिर आपसे पूछा गया 9650 कूलम्स कितने पे होगा, तो इसमें तो इतना परेशान होने की जरूरत है ही नहीं बच्चों। ये देखो 96500, अब यहां जो 96500 है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 965 एंड 10, ये भी यहां लिख सकते हो, ये कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 10, और 6.02 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जवाब। अब मनस्वी का जवाब भी बिल्कुल ठीक आ गया है। तो देखो ये जो आज मैंने एक क्वेश्चन कराए हैं ना, एक्सपेक्टेड है, वेरी एक्सपेक्टेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक वो 1 ग्राम N-3 वाला क्वेश्चन करवाया,
एक ये वाला क्वेश्चन करवाया आपको, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट नंबर का फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, और उसके साथ साथ आपने सेकंड लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इनमें से एक क्वेश्चन को भी छोड़ना अफोर्ड नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा जा सकता। अब लास्ट में जरा मल्टीपल चॉइस बताना, मैं आपसे एक दो मल्टीपल चॉइस यहां पर पूछता हूं और लेट्स सी आप किसका जवाब दे सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आप मुझे सिर्फ उसका जवाब बताना और देखते हैं क्या जवाब आता है। नाउ लेट्स सी। हाँ, ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो और आज के टॉपिक के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ टू कंटेनर्स having copper plus 2 and copper plus 1 and copper plus 2, सेम करंट पास किया गया, कहां पर ज्यादा कॉपर डिपॉजिट होगा? कॉपर प्लस 1 में डिपॉजिट होगा या कॉपर प्लस 2? दो चीजें हैं, कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2, और आपसे यह पूछा गया है कि किसका अमाउंट ज्यादा आएगा। मधुर का जवाब ठीक, मंजीत का ठीक, कौशल का ठीक, रचित का ठीक, और सुचिता करेक्ट, नमन करेक्ट, नमन गलत है, नमन का जवाब चेक करना पड़ेगा। नमन ट्राई अगेन। अंश ठीक है, पूर्व ठीक है, सरस्वती दोबारा चेक करो, हार्दिक दोबारा चेक करो, चेक करो ध्यान से। आज मैंने फार्मूला लिखवाया है। शुभम दोबारा चेक करो, परमजीत का जवाब बिल्कुल ठीक है, और इशिता करेक्ट है, भुवी करेक्ट है, दिशा खुराना बिल्कुल ठीक है, अंशुल भारद्वाज बिल्कुल ठीक है, आदि बिल्कुल ठीक है। हिंट देता हूं जिनका गलत हुआ। आज मैंने आपको बताया फेराडे सेकंड लॉ, शुभम गलत जवाब है, फेराडे सेकंड लॉ, और वहां पर क्या बताया था? अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास की जगह फिर मैंने क्या बताया था? एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, यानी एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, यानी अमाउंट डिपॉजिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अमाउंट डिपॉजिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सुजल का जवाब ठीक है, आंचल का जवाब ठीक है, अब शुभम का जवाब ठीक है। देखो इस क्वेश्चन पे मैं दोबारा से आ जाऊंगा, कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2, और आज देखो ये मैंने बताया था अभी, ये मैंने आपको ये बताया कि वेट डिपॉजिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, तो यहां से रिलेशन निकाल लो, एन फैक्टर को चार्ज भी कहते हैं, कि अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी जिस पे चार्ज कम होगा उसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, और जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका अमाउंट कम डिपॉजिट होगा। अब आपके पास कॉपर प्लस 1 है और कॉपर प्लस 2 है, तो चार्ज किस पे कम हो गया? कॉपर प्लस 1 पे, तो जिस पे चार्ज कम होगा उसका ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पे कॉपर प्लस 1, ये आपका जवाब आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन कई बार पजल कर देता है, लेकिन अब आप इसको यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन का जवाब आसानी से यहाँ पे दिया जा सकता है। तो बच्चों आज के टॉपिक पे देखो, मैंने कुछ स्कैटर्ड टॉपिक लिए। ये ऐसे टॉपिक थे जो कई बार जल्दबाजी में छूट जाते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना। कल हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि टाइम 7:30 अब ऑलमोस्ट हो चुका है। कल शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नर्नस्ट इक्वेशन एक टॉपिक आता है जिसके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट श्योर होता है कि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। तो अगले 2-3 दिन के टॉपिक इंटरकनेक्टेड रहेंगे, और इन इंटरकनेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे टुमारो ऑनवर्ड्स। आज इतना ही करेंगे। आज मेरी कोशिश एक होगी कि मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप स्टेटस पे 2-3 क्वेश्चन आपको और वहां पर लगा दूं, ताकि आप उसे ऐसे होम टेस्ट सॉल्व कर दो, और आज रात तक कोशिश करो 9-10 बजे तक मेरे पास उनके जवाब भेज दो एज ए होम टेस्ट, क्योंकि अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसके क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करें। आज 11th वाले बच्चों ने भी ऐसे टेस्ट को सॉल्व किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और होपफुली आप सभी बच्चे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगा दूंगा, और आप कोशिश करना अगले आने वाले समय में आधे घंटे 1 घंटे के अंदर
आप मेरे को उसका आंसर भेजेंगे और मैं आपको उनका करेक्ट जवाब या आपका रिजल्ट जो भी होगा वो वहां पर सेंड करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही करते हैं। गुड नाइट, और कल हम अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कल हम जानेंगे। गुड बाय बच्चों। ओके, मनस्वी एंड भूवी, ऋषभ, कौशल, इशिता, गुड नाइट, हैव ए सेफ डे। ओके भवेद, गुड नाइट बेटा। चलिए चलते हैं, बाय शुभम।